हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 24वां, जिसमें हम एसएसटी के 10 प्रश्नों को लेंगे जो आपके आने वाले सभी जो जीएस जिसमें पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीएस के 10 प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे पहले किस शक्ति का उदय हुआ था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी सतवाहन, ऑप्शन सी शुंग राजवंश, ऑप्शन डी कुषाण। तो मौर्यों के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे पहले शुंग राजवंश का उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग राजवंश का उदय हुआ था। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो स्थापना जो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो एक ब्राह्मण सेनापति थे, और अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके ये सत्ता में आए थे और मगध के शासन पर शासन स्थापित किया था। और शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और बाद में विदिशा को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश ने भारतीय संस्कृति और ब्राह्मणवादी परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जो सबसे पहले शक्ति या जिस साम्राज्य का उदय हुआ था वो शुंग साम्राज्य था, शुंग राजवंश था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिनांडर किस विदेशी राजवंश का शासक था? ऑप्शन ए इंडो स्थिरियन, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पार्थियन। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। जो मिनांडर था वो भारत यूनानी इंडो ग्रीक राजा था, जिसने भारत यूनानी साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पर शासन किया था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से शामिल हैं। वह बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और उसने बौद्ध ग्रंथ जो मिलिंद है के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में जो उसका नाम जो है मिनांडर का, उसमें मिलिंद इसका नाम लिखा गया है। तो जो मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्मी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और उसने जो वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसने अपना शासन स्थापित किया था। और इसकी राजधानी जो थी वो शाकल थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मिनांडर की राजधानी कौन सी थी, तो वो शाकल थी, सियालकोट पाकिस्तान में जो पड़ता है। और वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उनकी बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बातचीत बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्वों में दर्ज है। जो मिलिंद पर्व बौद्ध ग्रंथ है उसमें इन नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी और मिनांडर जो शासक था इंडो ग्रीक, उन दोनों की वार्तालाप का जो सार है वो मिलिंद पर्वों में लिखा गया है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय भौगोलिक विभाजन में हिमालय का निर्माण मुख्य किस क्रिया से हुआ है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रिया से, ऑप्शन बी बलन क्रिया से, ऑप्शन सी अपवर्तन क्रिया से, ऑप्शन डी अपसाधन क्रिया से। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की भौगोलिक विभाजन में जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो बलन की क्रिया से हुआ है। हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने के कारण हुआ है। यह टकराव संपीड़न बल के कारण हुआ, जिससे टेथिस सागर में तलछट मुड़ गए और बलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जो प्लेटों के टकराव से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कि दो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आमने सामने एक दूसरे से टकराई, तो उनके टकराने के कारण जो टेथिस सागर में जो तलछट थे वो उठकर ऊपर आने लगे और वही उसी से हिमालय का निर्माण होने लगा। तो लाखों साल पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी और जब ये दोनों प्लेटें टकराईं तो एक विशाल दबाव उत्पन्न हुआ और इसी दबाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय जो इसकी प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसके कारण हिमालय प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलीमीटर दर से बढ़ रहा है। जो हिमालय है वो इसीलिए ईवा पर्वत बोला जाता है, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है वो आज भी जारी है, वो आज भी बढ़ रहा है।
तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरी मैदान मुख्यतः किस नदी प्रणाली के निक्षेपों से बना है? ऑप्शन ए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नदियों से। ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती नदियों से। ऑप्शन सी गोदावरी और कृष्णा नदियों से। ऑप्शन डी कावेरी और पेरियार से। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो उत्तर भारत का मैदान है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से बना हुआ है, क्योंकि भारत का जो उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जड़ और मिट्टी के जमाव से बना है। ये नदियाँ हिमालय से भारी मात्रा में तलछट, इसको गाद बोलते हैं, लेकर आती हैं और मैदानों में जमाव करती हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बन गया है। तो जो हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं तो वो अपने साथ, जो हिमालय से जब वेग से आती हैं तो वो अपनी प्रौढ़ावस्था में, युवा अवस्था में होती है और अपने साथ कई सारे अवसाद लेके आती हैं, और मैदानों में जब इनकी गति धीरे हो जाती है तो वो तलछट जो होते हैं, निक्षेप जो होते हैं, वो यहीं पर जमा होने लगते हैं, जिससे इस उत्तरी मैदान का विस्तार हुआ है। और जो सिंधु नदी है उससे जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी जो मैदान है, उत्तर का जो पश्चिमी मैदान है वो सिंधु नदी के निक्षेपों से बना है। इसे पंजाब मैदान भी कहा जाता है। और गंगा नदी से मध्य का मैदान फैला हुआ है, जो हरिद्वार से लेके और जो इलाहाबाद तक फैला है। और ब्रह्मपुत्र नदी जिसका मैदान, जो पूर्वी मैदान है, उत्तर भारत का जो पूर्वी मैदान है, वो असम का मैदान जिसे बोला जाता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपों से बना हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति कितनी बार साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं? ऑप्शन ए केवल एक बार। ऑप्शन बी 2 बार। ऑप्शन सी अनेक बार। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को सिर्फ एक बार ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद संशोधन के साथ बिना संशोधन के उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। तो राष्ट्रपति किसी भी संशोधन विधेयक को एक ही बार वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, दूसरी बार नहीं। और दूसरी बार यदि संसद विधेयक को उसी रूप में या संशोधित करके फिर से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी और वह दोबारा नहीं लौटा सकते। अगर संसद के द्वारा दोबारा उनके पास सहमति के लिए जाता है तो वो उस पर उनको अपनी सहमति देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा। ऑप्शन सी किसी भी सदन में। ऑप्शन डी संयुक्त बैठक में। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी किसी भी सदन में। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। और सदन में विधेयक को या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और इसको पेश जैसे कोई भी मंत्री, सरकारी, गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने अपने सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये पारित किया जाता है। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो संविधान संशोधक विधेयक जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द्रोणागिरी पर्वत किस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए नंदा देवी। ऑप्शन बी पंचमढ़ी। ऑप्शन सी कच्छ। ऑप्शन डी अक्षकमार। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदा देवी। जो द्रोणागिरी पर्वत बायोस्फीयर रिजर्व है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। द्रोणागिरी पर्वत जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का भी हिस्सा पड़ता है।
तो यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर आता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को की श्रेणी में, यूनेस्को विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी साम्यवादी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, और यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है, और इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का ही सह अस्तित्व होता है। यह समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के तत्वों को जोड़ती है। इसमें आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक कल्याण के लिए भी सरकारी हस्तक्षेप भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी का सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का ही योगदान रहता है। और जबकि कृषि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है, और बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बेरोजगारी का कौन सा रूप कृषि क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए खुली बेरोजगारी, ऑप्शन बी अल्प बेरोजगार, ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कृषि क्षेत्र में मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब काम साल के कुछ दिनों मौसम में ही उपलब्ध होता है, जैसे बुवाई और कटाई के दौरान। तो जब मानसून का मौसम होता है उस समय जब बुवाई और कटाई का काम ज़्यादा होता है तो उसमें काम ज़्यादा होता है, और बाकी जो दिनों में जब सूखे का मौसम होता है तब खेतों में काम नहीं होता है। तो इसीलिए जो कृषि पर बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वह तब होती है जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक खेत में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसमें एक तरह से शामिल होती है कि अगर किसी काम में एक से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और उस काम में इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी जब होती है जब काम साल के कुछ निश्चित समय में ही होता है, जैसे बुवाई और कटाई के मौसम में मजदूरों को काम मिलता है, लेकिन खेती के अन्य समय में भी बेरोजगार रहते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा एक्शन प्लान किसके नियंत्रण हेतु बनाया गया था? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गंगा एक्शन प्लान जो है वो जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बनाया गया था, और गंगा एक्शन प्लान मुख्य रूप से गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जिसमें सीवेज और औद्योगिक कचरे का प्रबंधन शामिल था। जो गंगा एक्शन प्लान था वो गंगा नदी में जो भी सीवेज का पानी जाता है, जो प्रदूषण जाता है, उसको रोकने के लिए इस गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। और इस योजना का उद्देश्य नदी की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण को कम करना था। तो जो नदियाँ जो हमारी गंदी हो रही हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और उनमें प्रदूषण ना हो, इसके लिए इसको लाया गया था। और औद्योगिक प्रदूषण जैसे इसमें ना हो, इस योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने का भी काम सौंपा गया था। और सीवेज प्रबंधन, गंगा के किनारे बसे शहरों में गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवेज उपचार संयंत्र लगाए गए ताकि सीवेज को सीधे नदी में जाने से रोका जा सके। और ये सब गंगा नदी जो एक्शन प्लान है उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम इसमें शामिल थे, जिसमें जलीय संरक्षण योजना में नदी के जल के बेहतर प्रबंधन के लिए अन्य प्रथाओं को भी शामिल किया गया था, जैसे जलीय संरक्षण के प्रयास। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
ये थे हमारे SST के 10 प्रश्न। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद।